नमस्कार साथियों, मैं ए.के. मलिक आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 गुरुकुल में। साथियों, एक सीरीज आपका चल रहा है QIP सीरीज। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 1075 QIP को। पिछले सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ को डाउट रहा, तो इसमें भी जो भी क्वेश्चंस में आपको जरा सा भी डाउट है तो एक बार उसे कंसल्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को डीपली आपको समझा दूं, डाउट ना रहे, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप समझ जाएं, या किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि इसमें दो दो ऑप्शन हो सकते हैं तो उस ऑप्शन को आपका ऑप्शन सही या गलत कैसे हो सकता है, तो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें। एक एक पॉइंट को थोड़ा समझ के चलते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, देखो ध्यान से इसको। वो पूछ रहा है कि इसमें जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो पार्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम इंप्रूव करें या ऐसे ही काम चल जाएगा। क्या पूछ रहा है? व्हेन द प्रोडिगल सन, प्रोडिगल बेटा है उसका, प्रोडिगल सन है। प्रोडिगल का मतलब होता है एक टाइप से जो कम खर्च कर लेता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रूगल। ये ध्यान रखना, जो फ्रूगल वर्ड होता है, फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चीला, और प्रोडिगल भी इस तरह का बंदा होता है जो ब्रिलियंट होता है। देखो फर्क समझ रहे ना, फ्रूगल आएगा तो वो होता है कम खर्चीला। इसको तुम याद कर सकते हो फ्री गर्ल, कि एक लड़की ऐसी है, गर्ल मीन्स लड़की, एक लड़की ऐसी है जो तुम्हारे पैसे ही खर्च नहीं करवाती है, उसे बोलते हैं फ्रूगल। फ्रूगल को फ्रीगल से याद कर लेना, फ्रीगल मतलब कम खर्चीला। लेकिन अगर हम प्रोडिगल की बात करें तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोडिगल का मतलब होता है एक ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा जो विलक्षण प्रतिभाशाली होता है, मतलब एक बहुत ही टैलेंटेड बंदे को प्रोडिगल कहेंगे। तो प्रोडिगल और फ्रूगल में कंफ्यूज मत हो जाना। फ्रूगल कम खर्चीला, प्रोडिगल टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, या किसी भी काम में जो समझदार होता है उसे बोलते हैं प्रोडिगल। तो व्हेन द प्रोडिगल सन रिटर्न्ड होम, जब उसका बेटा आया, समझदार बच्चा है, हिज फादर वेलकम्ड हिम विद ओपन हैंड्स। एक्चुअली एक इडियम होता है, हैंड्स नहीं यूज करते हैं, प्रोवर्ब होती है, इडियमेटिक, सॉरी इडियमेटिक वर्ड क्या होता है? विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है जब तुम किसी का खुले दिल से स्वागत करते हो, बाहें फैला के स्वागत करते हो, उसे बोलते हैं विद ओपन आर्म्स। ओपन हार्ट नहीं होता, ओपन हार्ट तो सर्जरी हो जाएगी, दिल खोल के फेंक देंगे उसका। ओपन माइंड होता है फ्रैंक बंदा, जो कुछ भी अपने माइंड में ज्यादा रखता नहीं है, ओपन माइंडेड होता है। और ओपन हैंड्स कुछ प्रोवर्ब है नहीं, तो इडियमेटिक वर्ड क्या है? विद ओपन हैंड्स। विद ओपन हैंड्स एक इडियम है, इसका मतलब होता है खुले दिल से किसी का स्वागत किया, तो वेलकम विद ओपन हैंड्स। तो ज्यादातर स्टूडेंट का ये करेक्ट। नेक्स्ट आइए, नरेशन चेंज करना है। मैं बार बार एक ही बात बताता हूं कि नरेशन में ज्यादा सरदर्दी मत पालो। रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का पार्ट है, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान रखना, अगर ये पास्ट टेंस में लिखी हुई है, कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में, तो जब चेंज करोगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी तुम्हें पास्ट ही करना होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो जाएगी? पास्ट हो जाएगी। तो देखो उसने क्या लिखा है? डोंट नो, तो डोंट नो का क्या करना पड़ेगा? डोंट का डिडंट हो जाएगा, तो यहां भी डिडंट नो लिखा है, यहां भी डिडंट नो लिखा है, डिडंट न्यू। देखो ध्यान से, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। डिडंट न्यू, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म लिखिए, नहीं आएगी। तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म नहीं, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और डिडंट नो, आपके पास में दो ऑप्शन बचेंगे, ए और डी। अब एक वर्ब आगे लिखी है डू यू। अब देखो ये अलग क्वेश्चन उसने बना दिया, तो इसको अलग तरीके से जोड़ेंगे। एंड आस्क्ड हर इफ शी डिड, और एंड आस्क्ड हर इफ शी डिड, सेम लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम लिखे हुए, लेकिन पॉइंट्स समझने को, उसको दोनों में फर्क किया। इसने कहा विपुल सैड, यहां पे लिखा विपुल सैड। अब यहां कंजंक्शन यूज नहीं किया उसने, इन्वर्टेड कॉमास की जगह कोई तो कंजंक्शन लेके आओगे ना, तो जहां पर उसने कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया तो ये ऑप्शन भी गलत जाएगा, ऑप्शन जाएगा डी। तो विपुल सेड दैट ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड हर इफ शी डिड। तो टेंस को चेंज कर लो और इन्वर्टेड कॉमास को अपने ध्यान से चेक कर लो, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ ध्यान से, ये जंबल सेंटेंस है। अब जंबल सेंटेंस में इसमें आपके लिए हेल्प कर रखी है पहला और छठा सेंटेंस, उसने देखो खुद लिख के दे रखा है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये गठिया वठिया की बीमारी हो जाती है, हड्डियों टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है।
घुटने अक्सर इससे खराब होते हैं। महिलाओं के जो घुटने खराब हो रहे हैं उससे अर्थराइटिस सुना होगा आपने, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने वगैरह खराब होते हैं इस बीमारी में। इन द नी, घुटनों में क्या हुआ, बाय सुनो गठिया हो गई, इज ए प्रॉब्लम, एक समस्या है, दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों को ये समस्या है और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ठीक है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अब अगर हम देखें तो कौन सा पॉइंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब उन्होंने कहा ड्यू टू मसल फ्लेक्सिबिलिटी देयर इज लेस पेन। अब देखो ड्यू टू से तो जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑर्थराइटिस को हम पहले डिस्कस तो करेंगे ना, ऑर्थराइटिस क्या है। और अगर हम यहाँ जा रहे हैं कि लेस पेन आ रहा है, तो लेस पेन भी एकदम नहीं दिखा सकते कि एक तरफ तो कहा कि ज्यादातर लोग परेशान है, लाखों लोग परेशान है, तुरंत कह दिया कि मसल फ्लेक्सिबिलिटी से लेस पेन होता है, तो ये नहीं, सेंटेंस को समझो। एंड सो इट रिड्यूसेस, और इसलिए ये रिड्यूस कर देते, ये भी नहीं होगा, तो पी से भी नहीं बनेगा, पी से कोई ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन किससे है, क्यू से, क्यू से जाएगा नहीं, आर या एस से चेक करो। आर में लिखा है नी एक्सरसाइजेज आर डन सिटिंग इन ए चेयर, और किंग, ये पता नहीं क्या लिखा है, किंग ऑन वंस बैक, चेयर तक लगा लीजिए कि घुटनों की जो एक्सरसाइज है वो चेयर में बैठ के की जाती है। इसमें भी लिखा नी एक्सरसाइजेज हेल्प प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथन मसल्स अराउंड द जॉइंट। अब देखो उसने कहा है कि घुटनों की एक्सरसाइज, तुम्हारे घुटनों की जो एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, वो जॉइंट्स में जो अकड़न है उसको कम कर सकती है और मसल्स को पावर दे सकती है जॉइंट्स के आसपास की, और ये एक्सरसाइज की जा सकती है चेयर पर बैठ के भी आराम से की जा सकती है। तो देखो दोनों पॉइंट्स में जो अप्रोप्रिएट जाने वाला वर्ड है वो कौन सा जाएगा उसे चेक कर लीजिए जल्दी से। इसमें कुछ स्टूडेंट ने आर किया, कुछ ने इसमें एस किया, कुछ अलग अलग कंफ्यूजन में रहे, तो चेक करो ध्यान से। इस तरफ हमने क्या बोला है कि ये एक्सरसाइजेज चेयर पे बैठ के की जा सकती हैं। इधर लिखा नी एक्सरसाइज हेल्प करती है जॉइंट्स के दर्द को, स्टिफनेस को कम करती है और स्ट्रेंथन देती है मसल अराउंड को। तो अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा जाएगा, ये वाला, कि पहले जो एक्सरसाइज हम बताएंगे एक्सरसाइज प्रिवेंट करेंगी स्टिफनेस को, क्योंकि नी में प्रॉब्लम आ रही है, लाखों लोग उससे अफेक्टेड है, तो उस अफेक्ट से कैसे बच सकते हो, नी एक्सरसाइज करके जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है उसको कम किया जा सकता है। और ये एक्सरसाइजेस कैसे होंगे तो देख लेना। फिर आगे क्या होगा, ड्यू टू मसल फ्लेक्सिबिलिटी, देखो मसल फ्लेक्सिबिलिटी यहां आ गई ना, मसल अराउंड इट, अब मसल में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओगे तो ड्यू टू मसल फ्लेक्सिबिलिटी देयर इज लेस पेन, मसल फ्लेक्सिबिलिटी जितना होगा उससे पेन कम होगा आप में। और उसके बाद में एंड सो इट रिड्यूसेस, और इससे क्या होगा, इससे मतलब एक्सरसाइज से क्या होगा, डिसेबिलिटीज कम हो जाती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद जाएगा आपका आर, और ये एक्सरसाइज कहाँ की जा सकती है, चेयर पे बैठ के भी की जा सकती है। और एक्सरसाइज दैट हेल्प थाई मसल्स विदाउट इन्वॉल्विंग वेट बियरिंग आर सेफ और इफेक्टिव, ऑप्शन जाएगा बी। चेक करना एक बार ध्यान से पढ़ के इसको, क्योंकि सेंस निकालना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करें। नेक्स्ट, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, किसी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट को डालना, किसी आदमी के ऊपर इमोशनल इफेक्ट डालना, कौन सा होगा, देखो उसने कहा स्मूदर। स्मूदर का मतलब पता है क्या होता है, स्मूदर होता है गला घोटना, जब हम किसी आदमी का गला घोट देते हैं, गला घोटना, तो स्मूदर तो नहीं जाएगा। यील्ड होता है किसी के सामने सरेंडर कर देना, घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना, हार मान जाना, यील्ड भी नहीं होगा। फॉरफिट होता है जब किसी को हम किसी जालसाजी में फंसा लेते हैं, हालांकि कुछ बच्चों ने इसे फॉरफिट किया था, ठीक है ना, जालसाजी में फंसा लेते हैं, किसी चीज को कब्जा कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, यानी कि सीज कर लेना, यानी जब्त कर लेना, इसका मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना। अब ओवरवेल्म ही यहाँ पे सही वर्ड जाएगा, इसका मतलब होता है जब हम उत्साह में रहते हैं, पूरे के पूरे इमोशनली हम किसी काम को बहुत ज्यादा खुश होकर करते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके पेरेंट्स आप पे पैसा नौछावर कर देंगे पूरी खुशी से, वो ओवरवेल्म हो जाएगा। और इमोशनली आप उनसे कार मांग लो आज, वो आपको कार दे देंगे, वो ओवरवेल्म हो जाता है, प्यार में पागल हो गया बंदा, वो ओवरवेल्म चला जाता है, ओवरवेल्म विद फीलिंग। सिनोनिम पूछ रहा है ऑब्जेक्शनेबल का, ऑब्जेक्शन वर्ड आपको पता है, ऑब्जेक्शन फिल्मों में सुना होगा ना, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन का मतलब है किसी चीज के अगेंस्ट या किसी चीज के विरोध में बात करना, या किसी चीज को आप पसंद नहीं करते उसे ऑब्जेक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्शनेबल, एबल जिस भी वर्ड में जुड़ता है वो एक एडजेक्टिव होता है, एबल जहां भी जुड़ेगा वो एडजेक्टिव होगा, जैसे लवेबल, कल्पेबल। एबल वर्ड क्या बनेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्शनेबल क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो ऑब्जेक्शनेबल का सिनोनिम पूछ रहा है, कौन सा जा सकता है, मैच्योर नहीं होगा, मैच्योर आपको पता है कि ही इज मैच्योर इनफ, मैच्योर होता है जब आप वयस्क हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये वर्ड भी नहीं जाएगा। एबोरेंट होता है घृणा, ये घृणित या घृणा से रिलेटेड हो जाता है।
नफरत हो जाती है। सेवरी होता है, देखो सेवरी आप इसका ध्यान रख लेना, ये बहुत जायकेदार चीजों को कहा जाएगा। सेवर, सेवर का मतलब होता है वो चीज जिसमें टेस्ट आ जाता है। जैसे घेवर से याद कर लो इस वर्ड को, गांव के लोग जानते होंगे, कोतली वोतली तुम्हारी आती होगी, उसमें आता है घेवर। और घेवर कैसा होता है, घेवर सेवर होता है। सेवर SAVOUR सेवर या घेवर, घेवर घेवर कैसा होता है, जायकेदार होता है, मीठा होता है, लजीज होता है। तो लजीज वर्ड होता है सेवरी। और सरप्लस, इसको याद कर सकते हो, रावण का नाम तुमने सबने सुन रखा होगा, आजकल तो बड़ा फेमस चल रहा है मसला रावण का, तो ठीक है। रावण का क्या था, रावण के सर प्लस थे। सर प्लस का मतलब है सर इसके जुड़े हुए थे, और इसके 10 सिर थे। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके सर प्लस 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 थे। तो सरप्लस का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा कर लेना या चीजें जुड़ जाना, वो सरप्लस होता है। सरप्लस मीन्स ज्यादा जुड़ जाने की सेंस होती है, इसका मतलब होता है अधिक। तो कुछ बच्चों ने मैंने देखा सरप्लस भी किया, 1 2 बच्चे ने इसमें, तो ये क्या होता है, अधिक होता है। सरप्लस का सेंस नहीं जाएगा। तो हम ऐसी चीज पूछ रहे हैं जिससे हमें ऑब्जेक्शन होता है, तो ऑब्जेक्शनेबल का वर्ड इसमें देखो कौन सा जा सकता है, ये स्वादिष्ट हो गया, ये अधिक हो गया। सरप्लस याद कर सकते हो, रावण के सर प्लस थे, प्लस 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 हो गए, कितने हो गए थे 10, तो रावण के सर कितने हो गए, अधिक हो गए। तो सरप्लस मीन्स अधिक। सेवरी घेवर, मीठा स्वादिष्ट जायकेदार। मेच्योर का सेंस नहीं होगा, एबोरेंट जाएगा। एबोरेंट का मतलब घृणित, जिससे नफरत हो जाए वो एबोरेंट होता है, ठीक है ना। या जो घृणा करने वाला एबोरेंट होता है, जिससे घृणा हो एबोरेंट। ऑब्जेक्शनेबल वही चीज होगी। तो ऑब्जेक्शनेबल आपको ऑब्जेक्शन है उस बात पे, तो जिससे ऑब्जेक्शन है वही क्या है, एबोरेंट है। नेक्स्ट आइए, इसमें पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन है आपका, सर ठीक है, एरर्स। वो कह रहा है ग्रैंड फादर अलोंग विद चिल्ड्रन, ये एरर मैंने आपको कई बार बताई हुई है। ये वर्ब का एक रूल होता है कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट हैं या पर्सन्स हैं और बीच में वो जुड़े हुए हैं एंड नॉट, ये रूल याद रख लेना, अलोंग विद, with, together with, like, unlike, besides, etc etc, इनसे जुड़े हुए हैं। तो यहां जो दो पर्सन है, देखो एक पर्सन तो है ये और एक पर्सन है ये। हालांकि कभी कभी ये सब्जेक्ट नहीं होता, कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, वो बात की चीज है, वो प्रोनाउन का प्रॉब्लम है, यहाँ का नहीं। तो यहाँ जो सेंटेंस में आप वर्ब यूज करेंगे, एक्चुअली वो काम इसका होता ही नहीं है। जैसे आपने कहा मैं अपने पापा के साथ गुरुकुल में एडमिशन लेने आया, तो देखो मैं आया किसके साथ, पापा के साथ। किस लिए आया, एडमिशन लेने के लिए आया। तो क्वेश्चन ये उठता है एक्चुअली जो एडमिशन लेने का काम है वो किसका है, मेरा है या पापा का है। एडमिशन किसको लेना, अल्टीमेटली मुझे लेना है। किसको साथ ले आया, पापा को ले आया, मम्मी को छोड़ आया। तो पापा साथ आ गए, मम्मी को छोड़ आए घर पे, या बहन साथ आ गई, भाई को घर पे छोड़ आए, या सारों को लेके आ गए, इनसे फर्क ही नहीं पड़ता, इनका एडमिशन ही नहीं होना है। एडमिशन किसका होना, आई का। तो जो वर्ब जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग जाएगी, हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग जाएगी। सेम इस सेंटेंस में भी वही है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ग्रैंडफादर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, दादा बच्चों के साथ चेन्नई गया, ठीक है ना। चेन्नई जाना है किसको, दादा को जाना है। अब चेन्नई जाने का जो काम है ना, एक्चुअली वो बच्चों का नहीं है, बच्चों को तो साथ लेके जा रहा है। चेन्नई जाने का काम किसका है, दादा का। तो दादा किसको साथ ले गया, बच्चों को साथ ले गया। भले ही बच्चे साथ चले गए, लेकिन जाने का जो काम है किसका, ग्रैंडफादर का है। तो ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब बनेगी हैज। या बच्चों से कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चे साथ जाए ना जाए, बच्चों की मम्मी साथ चले जाए ना जाए, जाना दादा को है, पॉइंट, वर्ब आएगी हैज। नेक्स्ट आइए, कैन यू प्ले वीडियो गेम्स, सॉरी यू कैन प्ले वीडियो गेम्स। एंड इसमें जो ना जो ब्रैकेट में पार्ट है उसको देखना, ये एक वर्ब है, ड्रॉइंग वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या लिखा, और यहां क्या लिखा, एंड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ब सेंटेंस में एंड से या और से, इनसे जुड़ी हो, तो इस वर्ब की 4 फॉर्म्स हो सकती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। बड़ा सटीक एरर होती है, ध्यान रखना इसको। जब भी एंड से या और से कौन जुड़ी है, वर्ब जुड़ी है, तो बड़ा सिंपल पॉइंट ध्यान रखो, इस वर्ब की फॉर्म्स में कंफ्यूजन पूछ लेता है कई बार वो। तो करना क्या है, इसकी वही फॉर्म आएगी जो इससे पहले यहाँ पे वर्ब लिखी होगी उसकी फॉर्म होगी। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म होगी, ध्यान रखो। जैसे इसने कहा यू कैन प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म आ गई, वीडियो गेम एंड पेंट फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो फर्स्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि प्ले भी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को मैच हो जाएगी। फिर और के बाद यहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगी,
इसमें नो इंप्रूवमेंट जाएगा, ये कैन की जरूरत ही नहीं है। यू कैन प्ले वीडियो गेम एंड पेंट और ड्रॉ। तुम वीडियो गेम खेल लो, पेंटिंग कर लो, या कोई चित्रकारी कर लो, कहीं से भी ड्राइंग कर लो, कहीं से भी। तो यू कैन प्ले फर्स्ट फॉर्म एंड पेंट फर्स्ट फॉर्म एंड ड्रॉ, या और ड्रॉ, एंड और के बाद वही फॉर्म आएगी जो पहले वर्ब लिखी हुई होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नो इंप्रूवमेंट जाएगा सेंटेंस। कुछ बच्चे इसमें कैन ड्रॉ कर दिए कि जी यू कैन प्ले वीडियो गेम्स एंड पेंट और कैन ड्रॉ फ्रॉम एनीवेयर। ये सेंस लगाने वाले जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं सेंस लगा कर लेता हूँ, एक्चुअली वही मरते हैं। भाषा के अपने ग्रामर के जो होते हैं, ग्रामर के अपने सटीक रूल्स होते हैं, इनसे इधर उधर ग्रामर नहीं चलती है। तो थोड़ा सेंस तो लगे, अच्छी बात है, लेकिन ग्रामर को अप्लाई करके इसे देखिए। 83 क्वेश्चन है, इसमें इडियम दिया हुआ है, ए फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। ये इडियम क्या है? कंप्लीट एक प्रोवर्ब है। एक मूर्ख आदमी और उसके पैसे को आराम से, मूर्ख व्यक्ति से उसके पैसे को आसानी से छीना जा सकता है। आप किसी मूर्ख आदमी को, ध्यान रखना, एक बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, उससे आप सारे पैसे छीन लो, 4 महीने बाद में, 4 साल बाद में, 10 साल बाद में फिर से बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, क्योंकि उसे पता है पैसा कहां से कमाना है। लेकिन एक मूर्ख आदमी को तुम 2 करोड़ रुपए दे दो, भाई साहब वो उसमें जाती तो उसने फॉर्च्यूनर लानी है, एक घर बनवाना है, ठप, 10 साल में फॉर्च्यूनर रह जाएगी 2, 5, 10, 20 लाख रुपए की, और बाकी घर उसका बिकेगा ही नहीं, घर में कुछ करना नहीं है उसने। तो एक मूर्ख आदमी को कितना भी पैसा दे दीजिए, वो खत्म हो जाता है पैसा उसका। तो यहां पे कौन सा वर्ड जा सकता है, चेक करो। ए फूलिश पर्सन स्पेंड्स मनी केयरलेसली एंड विल सून बी पेनीलेस। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन बन जाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति पैसे को बहुत मूर्खता से खर्च करता है और जल्दी से वो गरीब बन जाता है। पेनीलेस का मतलब होता है उसके पास एक सिक्का भी नहीं होता है, पेनीलेस। तो यही ऑप्शन इसका मीनिंग जाएगा, बाकी इसका ऑप्शन का मीनिंग सही नहीं बनेगा। एक बच्चे ने कहा कि जी ए रिच पर्सन शुड बी स्मार्ट इनफ टू अवॉइड पीपल हु विल फूल हिम फॉर हिज वेल्थ। ये नहीं है भाई, वर्ड देखो, ए फूल एंड हिज मनी इज इजीली पार्टेड। आगे करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है वो, तो करेक्ट स्पेलिंग देखना ध्यान से। ये तो एक ही वर्ड है, इन दोनों में चेक कर लो, करेक्ट स्पेलिंग है ये वाली, ये नहीं है। ब्लफर नहीं होगा, कॉमर्स की स्पेलिंग में डबल एम आ जाता है, क्लटर में डबल टी आ जाता है। तो ऑप्शन का आंसर जाएगा ब्लफर, BLUFFER। और ब्लफर वर्ड बना है ब्लफ से, BLUFF, ब्लफ। ब्लफ का मतलब होता है धोखा देना, और ब्लफर होता है धोखा देने वाला, ब्लफ, ब्लफर। इसमें क्या है, एक बच्चे ने क्लटर, उसने कहा कि CLUTER, क्लटर ठीक हो सकता है, नहीं भाई, क्लटर की स्पेलिंग ध्यान रखो, CLUTTER होता है क्लटर्स, और क्लटर्स का मतलब होता है गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़ा, कूड़े को बोलता है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। और कॉमर्स आपको पता ही है। नेक्स्ट आइए, ऑल बार्क नो बाइट, सारे भौंक रहे हैं, काट कोई रहा नहीं है। आपने सुना होगा ना, भौंकने वाले काटते नहीं, वो यही होता है। इसकी एक प्रोवर्ब ये भी होती है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। एक प्रोवर्ब ये भी निकल के आती है इसमें कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ऑल बार्क, ऑल नो बाइट, वो भी सेम होगा। तो इसमें कौन सा जा सकता है कि चिल्ड्रन शुड ओनली बी स्कोल्डेड बट नेवर बीटन, बच्चों को सिर्फ डांटना चाहिए लेकिन उन्हें पीटना नहीं चाहिए। टू बी फुल ऑफ बिग टॉक, बड़ी बड़ी बातें, लैकिंग एक्शन, काम धंधा कुछ है नहीं लेकिन फेंकवा लो उसको जितनी लंबी लंबी फेंकनी है। द पर्सन हु अपीयर्स मोस्ट स्कैरी, एक आदमी जो देखने में बहुत डरावना लगता है, विल हेल्प यू द मोस्ट, वो तुम्हारी मदद कर देगा। ए पर्सन हु टॉक्स अ लॉट विल नेवर हार्म यू, एक आदमी जो बहुत ज्यादा बोलता है वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। यह सही कौन सा होगा? बी, मतलब बड़ी बड़ी फेंक लेगा, करेगा वो कुछ नहीं। नेक्स्ट आइए, इसमें तो सही है सभी, इसमें एरर बतानी है आपको। मैंने आपको बता रहा था कि ये जो बीइंग से, देखो जब भी कोई सेंटेंस पार्टिसिपल से शुरू हो, ये सेंटेंस शुरू हुआ है बीइंग से, और बीइंग के बाद आगे जाके एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है इसमें? देखो ही, और ही के बाद फिर एक वर्ब लिखिए यहाँ पे। तो ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस इस तरह से शुरू हो तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो इस सब्जेक्ट को मैच कीजिए। इस सब्जेक्ट के साथ एक काम लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा ही वॉज इन्वाइटेड। अब इन्विटेशन किसको मिला? ही को। और ये काम भी इसी को करना पड़ेगा, जैसे बीइंग ए वेल नोन साइंटिस्ट, बीइंग का मतलब होता है होने के कारण। जैसे मान लीजिए कभी लिखा जाए बीइंग लेजी,
ये पार्टिसिपल पढ़ के देखना। बीइंग लेजी का मतलब होता है आलसी होने के कारण। अगर हम बोल देते हैं बीइंग मंडे, बीइंग मंडे का मतलब होता है सोमवार होने के कारण, मंडे होने के कारण। तो बीइंग ए वेल नोन साइंटिस्ट, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट होने के कारण ही वाज इनवाइटेड। तो करना क्या है, ये काम भी और ये काम भी दोनों इसी सब्जेक्ट को करने हैं, तो पार्टिसिपल आपका ठीक है, वरना एरर है। जैसे इनविटेशन किसको मिला, ही को। वेल नोन साइंटिस्ट कौन था, ही। ग्रामर को समझने के पैटर्न क्रिएट कर लीजिए माइंड में कि ग्रामर पढ़ी कैसे जाती है। मूर्खों की तरह सेंटेंस नहीं किए जाते हैं कि भाई साहब मैं पढ़ता हूं, जो मैंने मीनिंग निकाल लिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। ही को ही दोनों काम करने पड़ेंगे। इनविटेशन किसको मिला, ही को। वेल नोन साइंटिस्ट कौन है, ही। तब तो ये सेंटेंस आपका ठीक जाएगा, वरना इसमें एरर बन जाएगी। मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, बीइंग मंडे आई वेंट टू द बैंक। मान लो ये सेंटेंस आता है बीइंग मंडे आई वेंट टू द बैंक। अब सब्जेक्ट कौन आ गया, आई। मैं कहां गया, बैंक में। क्यों गया, सोमवार होने के कारण। तो मैं कह रहा हूं मंडे होने के कारण मैं बैंक में गया। तो मैंने ये काम तो किया बैंक में जाने का, लेकिन मैं मंडे तो नहीं हूं ना, तो इसलिए ये सेंटेंस में एरर बन जाएगी, इस पार्ट में एरर चली जाएगी। ये पार्टिसिपल की एरर इस तरह से चेक होती है। तो उसने कहा कि एक वेल नोन साइंटिस्ट होने के कारण उसे इनवाइट किया गया टू डिलीवर ए लेक्चर, एक लेक्चर देने के लिए ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इट। तो जब ये एरर्स आएंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपने जो पार्टिसिपल आपने पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज कीजिए। पार्टिसिपल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसी कैसी एरर्स हैं, और उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है। पार्टिसिपल के चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। देखिए ये करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, देखो ध्यान से। ये 3 वर्ड तो इसने सेम लिखे हैं। इमिग्रेंट का मैं स्पेलिंग बताता हूं, EMIGRANT। अच्छा, एक वर्ड में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ठीक है। इन्हें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। एक होता है इमिग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट। तो इसमें अच्छा वन वर्ड्स में आते जाते दोनों वर्ड से, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है इसमें। इसकी मैं ट्रिक समझा देता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा वे है। देखो अगर सेंटेंस पढ़ोगे इनके बारे में, तो लिखा है ए पर्सन टू हु कम्स टू ए कंट्री, वो तो होता है इमिग्रेंट। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, ध्यान से को मैं क्या कर रहा हूं, ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, वो ये है। ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री टू सेटल इन, उसके लिए ये है। तो इसका चक्कर क्या है, बड़ा आसान तरीका समझो। ये कंट्री है और ये एक कंट्री है। मान लीजिए ये है इंडिया और ये है मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, 2 कंट्री हो गई, ठीक है। अब एक आदमी है, मान लो यहाँ पे एक आदमी है ए नाम का, ये आदमी इंडिया को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में चला गया रहने के लिए, समझ गए, इंडिया को छोड़ के चला गया। तो ध्यान रखना, जब भी एक आदमी छोड़ के जाता है कोई चीज, जब यहां से जाएगी तो उसे एक्सपोर्ट याद रख लो आप, एक्सपोर्ट, और जहां पे आएगी उसे क्या याद रख लोगे, इंपोर्ट। इतना तो याद कर सकते हो ना। तो एक्स में तो ई से याद रखो इमिग्रेंट, ये वाला वर्ड यहीं लिख देता हूं, EMIGRANT। इमिग्रेंट वो आदमी होगा जो अपने देश को छोड़ के चला जाता है। वन हु लीव्स हिज कंट्री वो होता है इमिग्रेंट, EMIGRANT। और वन हु कम्स टू ए कंट्री, वो इंपोर्ट से याद रख लो, इमिग्रेंट, IMMIGRANT। तो इमिग्रेंट में होगा व्यक्ति आएगा, इमिग्रेंट में होगा व्यक्ति चला जाएगा। ध्यान रखना, जो अपनी कंट्री को छोड़ के चला जाए EMI, जो एक कंट्री में आ जाए IMMI। क्लियर, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो अच्छा इसमें स्पेलिंग रहेगी, तो देखो ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है। करेक्ट कौन सी होगी, क्वारल। क्वारल्स मींस झगड़े। क्लियर, नेक्स्ट सिनोनिम पूछ रहा है टू रिक्लाइन, इसके नीचे अंडरलाइन है भाई, यहाँ पे नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए, टू रिक्लाइन। ये जितने भी स्टूडेंट जिम कर रहे हैं ना आजकल, उन्हें मालूम होगा रिक्लाइन एक बेंच होती है, एक डिक्लाइन बेंच होती है, एक रिक्लाइन बेंच होती है। रिक्लाइन का मतलब होता है झुकाव, किसी चीज की तरफ जो झुकाव होता है उसे रिक्लाइन बोल देते हैं। लिटाना रिक्लाइन होता है, लेट जाना रिक्लाइन के सेंस में आता है। तो यहां जो वर्ड जाएगा वो जाएगा टू लाई। लाई मीन्स लेटना, लेटना, रिक्लाइन का लेटना जाएगा। रिवाइंड तो हो नहीं सकता, रिवाइंड तो वापस मुड़ के आना होता है, टर्न मुड़ जाना होता है, फॉल गिर जाना होता है, तो वर्ड क्या जाएगा, टू लाई। ये जिम वाले स्टूडेंट जानते होंगे, रिक्लाइन, रिक्लाइन डिक्लाइन बेंच होती है, बेंच प्रेस में लगाई जाती है, रिक्लाइन बेंच। प्लेसिट, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लेसिट,
PLACAT, प्लेसेट। देखो प्लेसेट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग पूछा उसने, एंटोनिम पूछा, लेकिन इसका एंटोनिम, एक हॉलीवुड मूवी आई थी लेक प्लेसिड, हॉलीवुड मूवी है लेक प्लेसिड, उसमें पानी होता है, बिल्कुल शांत पानी होता है, उसमें मगरमच्छ होता है, समुद्री मगरमच्छ। वो फिल्म देखना कभी देखो तो, वहां प्लेसिड का मतलब होता है शांत झील, लेक प्लेसिड। तो प्लेसिड और प्लेसिड को आप ध्यान रखना, ये शांत होता है, और टू लिखा है तो इसका मतलब होगा शांत करना, किसी आदमी को शांत करना, किसी आदमी को सांत्वना देना, प्रेम करना किसी आदमी से, उससे बोलते हैं प्लेसिड। और प्लेसिड का अपोजिट पूछ रहा है, स्पीक का तो कोई लेना देना है नहीं, तो बोलना हो गया, वॉक चलना हो गया, रिलैक्स उसका सिनोनिम बन जाएगा, अगर बनेगा तो रिलैक्स क्या बनेगा इसका सिनोनिम, तो क्या जाएगा प्रोवोक। प्रोवोक होता है उकसाना, भड़काना, ये प्रोवोक बन जाएगा, उकसाना भड़काना। क्लियर? तो एंटोनिम क्या जाएगा इसका, टू प्रोवोक। और इसको जो ना थोड़ा सा एक बार जैसे आप कर लें एग्जाम में, पेपर को कर लें, टेस्ट दे लें, उसके बाद इसको ना एक दो बार रिवाइज जरूर कर लिया करें। आगे देखिए, बट वाइल द, इसमें सेंटेंस को रीऑर्डर करना, मैंने कहा 3-3 ऑप्शंस वाले भी आते हैं। बट वाइल द डिफीट मेड, अब देखो उसने कहा बट वाइल द डिफीट, डिफीट क्या बन गया सब्जेक्ट, मेड बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, हार ने बना दिया, अब क्या बना दिया वो आपको देखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत है, जो डिफीट थी उसने क्या बनाया, खबर बना दी, न्यूज, इश्यू बन गया इसके ऊपर। तो द डिफीट मेड न्यूज, आर से क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से एक ही ऑप्शन है, पढ़ के देख लेना, वाइल द डिफीट मेड न्यूज, आगे जरूरत ही नहीं है, पॉइंट को समझा करो, वाइल द डिफीट मेड न्यूज, पढ़ के ना डी ऑप्शन जाएगा इसमें। इसमें एक बच्चे ने पी बोल दिया, केसर पी से बन गया, वाइल द डिफीट मेड एज इट वाज नो लॉन्गर इन करेंसी, उससे नहीं भाई, क्यू से, मेड के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, आई मेड ए टेबल, ठीक है ना, कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वॉइसेस देखिए, वॉइसेस में हमेशा बताता हूं, जब भी वॉइस आए तो आप सेंटेंस की वर्ब पे ध्यान दीजिए, आपका वॉइस हो जाएगा, वर्ब है सेकंड फॉर्म, तो जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपको इसे चेंज करना है बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बी की सेकंड फॉर्म आएगी, या तो वाज या वर, क्योंकि टेंस चेंज नहीं किया जा सकता, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमें ढूंढना है वाज या वर के बाद मेल्ड, पैसिव बन जाएगा। इसमें लिखा है हैड बीन मेल्ड, नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस में हैड कहीं नहीं है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी बदल देंगे आपस में, हैज बीन मेल्ड ये भी नहीं हो सकता, हैज बीन मेल्ड ये भी नहीं हो सकता, तो फिर यही जाएगा वाज मेल्ड, खत्म बात। पैसिव एक्टिव तो आपकी वर्ब से ही हो जाता है, थोड़ा अंदाजा लगाओ, ऑप्शन को छांट लिया करो, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट, कंटेंट का एंटोनिम पूछ रहा है, कंटेंट एंटोनिम पूछ रहा है। अब एक बच्चे ने इसमें देखो कंटेंट में किया था हमारा प्लीज्ड, एंटोनिम में थोड़ा ध्यान देखो, और फिर माथे पे हाथ मारा है, गुरुजी मैं तो सिनोनिम सोच रहा था, ऐसे ना किया करो भाई। तो उसने ये पढ़ाई नहीं क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, और कंटेंट का वो तुरंत कर है प्लीज्ड, वर्ड याद था, याद होने के बाद भी उसने गलत ऑप्शन भर दिया। कंटेंट का मतलब होता है शांति, प्रसन्नता, ये कंटेंट होता है, संतुष्टि, कंटेंट, जिस चीज को देख के आप शांत हैं कि ठीक है यार जो भी चल रहा है लाइफ में, ठीक है ना, संतुष्ट हैं आप, तो वो संतुष्टि को भी आप इसे बोल सकते हैं संतुष्टि, ये कंटेंट हो जाता है। कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं, कंटेंट अलग वर्ड है, तो इसका ऑपोजिट पूछ रहा है, तो ईज भी इसका सिनोनिम है, प्लीज्ड भी इसका सिनोनिम है, सेटिस्फाइड भी इसका सिनोनिम है, तो भाई डिप्रेस्ड जाएगा, निराश, टेंशन में है। यहाँ पे डिप्रेस्ड सही वर्ड है, ज्यादातर का ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड बच्चे कर दिए प्लीज, एक कह रहा जी मैं तो सिनोनिम देख लिया था मैंने, तो वो ध्यान रखा करो, एग्जामिनर बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी इस तरह से। In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative which is the best suitable for the phrase tending to hang loosely. इससे याद रख लो, हैंग का मतलब होता है लटकना, लूजली का मतलब होता है ऐसे लटका, जैसे पंखा देखा होगा आपने, छत पे पंखा लटका हुआ, बस एक पिन पे लटका होता है, तो कौन सा वर्ड जाएगा, डिक्रीज तो कम करना होता है, उसने तो वो पूछा कोई भी चीज जो बस ऐसी लटकी हुई है, लूजली ऐसी लटकी हुई है, तो उसे लिए क्या बोलेंगे, हैंग लूजली का मीनिंग देखना, वीकेंड कमजोर होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, दंडवत प्रणाम, ये किसी के सामने दंडवत होना होता है, दंडवत, प्रोस्ट्रेट, जब चारों खाने चित हो जाते उसे प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, तो वर्ड क्या जाएगा फ्लॉप, फ्लॉप मतलब लटके रहना, फ्लॉप।
फ्लॉपी आपने सुना होगा, फ्लॉपी एक वर्ड होता है फ्लॉपी, वो भी बस लूज होता है, उसमें कंटेंट जो होता है। नेक्स्ट आइए, तो फ्लॉप जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन यहां से है भाई, यहां से पढ़ो कि डू यू थिंक दिस पीस ऑफ ज्वेलरी गोज विद दिस ड्रेस। तुम्हें क्या लगता है कि जो ज्वेलरी का जो पीस है, मतलब इस टाइप की जो ज्वेलरी है, ये गो विद दिस ड्रेस। तो आपने एक ड्रेस पहनी, बहुत से लोग देखे होंगे कि उन्होंने लहंगा पहन रखा है ब्लैक कलर का और उसके ऊपर ज्वेलरी डाल रखी है उन्होंने व्हाइट कलर की, तो वो कॉन्ट्रास्ट हो गया, वो मैच नहीं हो रहा है। तो जो मैचिंग वाली वर्ड है उसमें क्या बोलेंगे, गो अराउंड विद। तो अराउंड विद तो ज्वेलरी के चारों तरफ हो जाएगा। गो टुगेदर, गो अक्रॉस, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से होके गुजरना या किसी चीज को पढ़ना, स्टडी करना को भी गो थ्रू बोलते हैं। तो यहां जो वर्ड जाएगा ज्वेलरी और ड्रेस के साथ में, एक ड्रेस है उस पर ज्वेलरी है, तो गो टुगेदर विद दिस ज्वेलरी। गो टुगेदर विद का मतलब होता है, मतलब इस चीज से मैच करना, मेल करना, जो मैचिंग करते हैं उसे बोलते हैं गो टुगेदर विद दिस ज्वेलरी। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी टुगेदर और विद एक साथ नहीं आता, भाई ऐसा नहीं होता है, फ्रेज अलग अलग टाइप से काम करती है, डबल प्रीपोजिशंस होती हैं, तो आप ध्यान रखा करें। क्लियर, तो गो टुगेदर विद। नेक्स्ट आइए, इसमें फिल करना है आपको, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। टीचर ने बच्चों से पूछा टू गो। अब देखो मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी, जब आस्क एक वर्ब लिखी हो तो आस्क के मतलब कई होते हैं, लेकिन दो ध्यान रखो, एक होता है पूछना, एक होता है कहना। पूछने के लिए आपको इफ, वेदर, WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, और कहने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में टीचर ने बच्चों से पूछा नहीं है, टीचर ने बच्चों से कहा है। क्या कहा है, टू गो ओवर, टू गो ओवर देयर आंसर्स बिफोर दे सबमिटेड इट। अपने आंसर को देने से पहले एक बार उसमें पढ़ लो, उस पर निगाह डाल लो, तो गो ओवर। गो ओवर मीन्स निगाह डालना। अब ये 95 से क्वेश्चन है आपके, हाँ ठीक है, 96 से 100 तक के क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, उसने कहा मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री, ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो सहमत होते हैं इस बात से, इवन पीपल हु थिंक दे आर स्लीपिंग इनफ। कुछ लोग जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं इस बात से सहमत होते हैं कि लोग, कौन से लोग, जो सो रहे हैं, काफी सो रहे हैं, जिनको नींद अच्छी आ रही है, खूब नींद ले रहे हैं, वो वुड, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या आएगा, वुड बी बेटर ऑफ। देखो जैसे आपने बोला ना आई एम बेटर ऑफ, तो इसका मतलब समझ लीजिए, आई एम बेटर ऑफ का मतलब होता है किस्मत का धनी। तो ध्यान रखो उसने क्या कहा, जो लोगों की बढ़िया नींद आ रही है वो क्या है, किस्मत के धनी है, विद मोर, किसी चीज से, इनकी किस्मत में ये चीज बहुत ज्यादा है, उससे धन भरे पड़े, मतलब इस चीज से कोई भी वर्ड यहाँ पे आएगा उसके धन है। तो देखो क्या क्या आ सकता है, वो कह रहा है कि एक्सपर्ट्स को लगता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत होते हैं कि जो लोग ज्यादा नींद लेते हैं, बढ़िया नींद लेते हैं, कुछ ऑप्शन आएगा यहाँ पे, वो क्या है, वो किस्मत के धनी है, किस चीज को लेके। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, मेनली, प्रोबेबली, सडनली और अटेंटिवली। तो क्या कह रहे, वुड बी बेटर ऑफ, वो किस्मत के धनी होंगे, कैसे, शायद किस्मत के धनी होंगे, ये सेंस जाएगा ना, तो प्रोबेबली जाएगा, प्रोबेबली बी बेटर ऑफ। देखो इसमें लिखा ना, वुड प्रोबेबली बी बेटर ऑफ, शायद वो किस्मत के धनी होते हैं, विद मोर, किस चीज से, विद मोर रेस्ट। जो नींद लेगा तो सोएगा ही, आराम ही करेगा ना वो, उन्हें काम थोड़ी मिल रहा है, एनर्जी थोड़ी आ रही, टाइम थोड़ी मिल रहा है, उन्हें क्या मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है। तो वो देखो लैंग्वेज को समझा करो। उसने कहा कि जो लोग ज्यादा बढ़िया नींद लेते हैं वो क्या रहेंगे, शायद किस्मत के धनी हैं, उन्हें ज्यादा आराम मिल रहा है। तो आराम मिलना भी किस्मत की बात है, आराम मिलना आसान काम नहीं होता, तो आराम मिल रहा है उनको, और आराम मिल रहा है तो क्या है, किस्मत के धनी है। तो यहां बढ़ जाएगा प्रोबेबली बेटर ऑफ विद मोर रेस्ट। आगे कह रहा है एज एविडेंस, और प्रमाण किस बात के कहते हैं कि जनरल स्लीप, सामान्य स्लीप, नॉर्मल स्लीप, नॉर्मल नींद जो होती है, डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी आना। प्रमाण ये कहते हैं कि जो जनरल स्लीप होती है वो कम हो जाती है, नॉर्मली आमतौर पर नींद कमी होती है। दे मतलब लोगों की बात चल रही है, यूज ऑफ बेड साइड अलार्म क्लॉक यूज्ड बाय पीपल। किससे, लोग क्या करते हैं कि जो बिस्तर है, बेड है, बेड के पास में अलार्म सेट करके सो जाते हैं, तुम स्टूडेंट तो जानते ही होगे। तो अलार्म अलार्म लगा रखा है अपने कमरे में लोगों ने अपने पास में, तो उसके यूज से क्या हो जाती है, जनरली स्लीप जो होती है, नींद जो होती है वो कम हो जाती है। तो दे के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो ध्यान से, दे प्रूव, दे साइट, दे एक्सप्लेन, दे इग्नोर। देखो ध्यान से,
एज एविडेंस जनरल स्लीप डिफिसिट दे, वो मतलब एविडेंस के तौर पे क्या कहते हैं कि अक्सर नींद जो होती है वो कम हो जाती है, वे द यूज ऑफ बेड साइट, दे प्रूव द यूज, दे साइट द यूज, दे एक्सप्लेन द यूज, दे इग्नोर, इग्नोर का तो सेंस बनेगा नहीं। प्रूव होता है प्रमाण साबित कर देना, आप साबित कैसे करेंगे, प्रमाण तो पॉसिबल नहीं जाएगा। दे साइट, साइट का मतलब होता है कहना, उन लोगों के कही हुई बातों को साइट बोलते हैं। तो दे साइट द यूज ऑफ, वे बताते हैं कि जो अलार्म आप लगाते हैं पास में, अपने सर के पास में, उसके यूज जो लोग लगाते हैं उससे क्या हो जाता है, जनरली स्लीप जो होती है वो कम हो जाती है। वो लगाते क्यों, वो भी देख लो, वो क्यों लगाते हैं, टू देयर वॉकिंग आवर्स, टू देयर वर्किंग आवर्स होना चाहिए, वॉकिंग नहीं वर्किंग होना चाहिए, ये वर्किंग आवर्स होगा, टू देयर वर्किंग आवर्स। किस लिए लगाते हैं वो, वाइडन, डिस्टर्ब, इंप्रूव, प्रोलॉन्ग, वर्किंग आवर्स को खींचने के लिए लगा देते हैं अलार्म को। आप अलार्म लगाते क्यों है, ताकि अपने वर्किंग आवर्स को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो वर्किंग आवर्स को बोलेंगे इंप्रूव, वर्किंग आवर्स इंप्रूव किए जा सके, अच्छे से बेहतर से आप उसमें काम कर सके, तो यहाँ इंप्रूव चला जाएगा। और आगे क्या जाएगा ऑप्शन में, देखा ना, दिस साइट, वो कहते हैं कि यूज ऑफ बेड साइट अलार्म क्लॉक, के बिस्तर के पास में अलार्म क्लॉक सेट करने से लोगों का क्या होता है, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। द मोस्ट रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब जानते हैं क्या होता है, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस होता है निर्दयी, जो तुम पे जरा भी दया नहीं करता। द मोस्ट रिलेंटलेस रोबर, रोबर कौन होता है, अलार्म क्लॉक को कह रहा है वो, ये इतना निर्दयी अत्याचारी डकैत होता है, ऑफ किस चीज का, अब ये किस चीज में डकैती डालेगा, देखो आपने अलार्म लगाया, अलार्म एक डकैत है, निर्दयी डकैत है, 5 बजे का सेट किया तो 5 बजे टन करने शुरू कर देगा, ये निर्दयता से छीन लेता है। क्या छीनेगा तुमसे, देखो क्या छीनेगा भाई, स्लीप, नींद ही छीनेगा तुम्हारी, है तो यहाँ पे स्लीप चला जाएगा। एक ने प्लेजर कर दिया, प्लेजर की तो बात ही नहीं चल रही, यहाँ पे स्लीप आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो इसे करते रहिए और जैसे जैसे डाउट्स आपके हैं पूछते चले जाओ। उसमें मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल जरूर रिवाइज कीजिए, अपने क्वेश्चंस को ये चेक करो किस किस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपल को ढंग से पढ़ो, क्लॉजेस कंजंक्शंस को ढंग से पढ़ो, आपके जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, छोटे मोटे आर्टिकल्स वगैरह जाते हैं, उनको रिवाइज करते रहिए, लेकिन कुछ चैप्टर्स को बहुत ध्यान से ईमानदारी से पढ़िए। डाउट रहे तो पूछ लीजिए, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन QIP 1076 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।